वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, भारत की आज़ादी की लड़ाई का यदि एक सतही विश्लेषण करें तो यह लड़ाई मुख्य रूप से दो धाराओं में लड़ी गई। पहली धारा जो हमारे क्रांतिकारी थे, जिन्होंने मातृवेदी पर अपना सर्वस्व आहुत कर कर इस लड़ाई को लड़ा, अपने रक्त की आहुति दी भारत माता के श्री चरणों में, एवं एक उग्र तरीके से अंग्रेजों को प्रत्युत्तर दिया उनके शोषण के विरुद्ध, उनके साम्राज्य के विरुद्ध। इसी के समानांतर आज़ादी की लड़ाई की एक और धारा चल रही थी। वह धारा थी कांग्रेस के नेतृत्व में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। निश्चित रूप से क्रांतिकारी धारा के विपरीत यह एक उदारवादी धारा थी, जो अंग्रेजों से उन्हीं के साम्राज्य के अधीन रहते हुए छोटे मोटे सुधारों की पक्षधर थी। लेकिन इस कांग्रेस में भी क्रांति की अग्नि को प्रज्वलित करने का कार्य जिस महान नेता ने किया, जी हाँ, अमूमन कांग्रेस की धारा से आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों को हम स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं, एवं उग्र रूप से आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों को हम क्रांतिकारी कहते हैं। लेकिन हाँ, कांग्रेस की तरफ से आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले इस क्रांतिकारी नेता का नाम था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कांग्रेस में भी क्रांति की अग्नि को प्रज्वलित करने का कार्य किया। यही कारण था यह महान नेता भारत के प्रथम राष्ट्रवादी उग्र नेता कहलाए। ये एक शिक्षक तो थे ही सही, समाज सुधारक थे ही सही, साथ ही ये एक पेशे से वकील थे उस दौर के माने हुए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ये कहा जा सकता है कि प्रथम लोकप्रिय नेता थे। इन्हीं की उग्र विचारधारा को देखते हुए, इनके कार्यकलापों की उग्रता को देखते हुए, कांग्रेस जैसी एक शांत विचारधारा के दल में रहते हुए, इनकी उग्रता को देखते हुए ब्रिटिशर्स इन्हें भारतीय अशांति के जनक कहने लग गए। ब्रिटिशर्स ने सर्वप्रथम एक नेता के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को पाया जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कांग्रेस में रहते हुए कोई नेता इतनी उग्रता तक पहुंच सकता है। अतः उन्होंने इन्हें भारतीय अशांति के पिता की उपाधि तक दे डाली। लेकिन इसके विपरीत भारतीय जनमानस में यह प्रथम लोकमान्य थे। यही कारण था कि लोकमान्य एक उपाधि के रूप में ताउम्र ही नहीं, एक इतिहास का हिस्सा बन गई। लोकमान्य शब्द का जिक्र होते ही सबसे पहले जो नाम प्रकट होता है वह है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इन्हीं की महानता को देखते हुए महात्मा गांधी ने इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता तक कहा। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू ने भी इन्हें भारतीय क्रांति का जनक कहा। इतने महान नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिनका जन्म 23 जुलाई सन 1857 को, निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी का जन्म उसी सन में हुआ जब देश की आज़ादी की प्रथम क्रांति लड़ी जा रही थी। 23 जुलाई 1857 महाराष्ट्र के एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ इनका, रत्नागिरी जिले के चीखली नामक ग्राम में। पिता का नाम गंगाधर रामचंद्र तिलक, जो कि पेशे से एक अध्यापक थे, वहीं चीखली में ही एक सहायक अध्यापक के रूप में तैनात थे। प्रारंभिक शिक्षा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की वहीं गांव में हुई, मराठी भाषा में। तत्पश्चात यह पूना आ गए। स्नातक की पढ़ाई के लिए डेक्कन कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया। 1880 तक आते आते यह अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत कर चुके थे, एक शिक्षक के रूप में, एक पत्रकार के रूप में। केसरी एवं मराठा, जो कि आगे चलकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की लोकप्रियता के पर्याय बन गए, उनका प्रकाशन प्रारंभ कर दिया। साथ ही वकालत की डिग्री हासिल कर इन्होंने
वकालत भी प्रारंभ कर दी। कहा जा सकता है कि चहुमुखी प्रतिभा चहुमुखी दिशाओं से ही अपने आप को स्थापित करने में लग गई। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एक क्रांतिकारी के रूप में इनके जीवन का प्रारंभ हुआ, एक लोकप्रिय नेता के रूप में इनके जीवन का प्रारंभ हुआ जब लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। राष्ट्रव्यापी इस निर्णय का विरोध हुआ। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने उग्र भाषणों के दम पर इस आंदोलन को देशव्यापी आंदोलन बना दिया। यहीं से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का प्रादुर्भाव हुआ भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में। अब जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में आ चुके थे और कांग्रेस से अछूते रहते, ऐसा हो ही नहीं सकता था। अब तक कांग्रेस की भूमिका, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, अंग्रेजों पर दबाव डालकर, ब्रिटिश साम्राज्य पर दबाव डालकर, ब्रिटिश प्रशासन पर दबाव डालकर छोटे मोटे सुधार एवं कार्य करवाना तक ही सीमित थी। लेकिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक वह प्रथम नेता थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिन्होंने डंके की चोट पर संपूर्ण स्वराज्य की मांग रखी अंग्रेजों के आगे। अंग्रेजों ने निश्चित रूप से इस मांग को अपने खिलाफ एक बगावत समझा, क्योंकि अंग्रेजों ने कल्पना तक नहीं की थी कांग्रेस से ऐसी मांग आएगी कि पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाएगी। निश्चित रूप से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के कांग्रेस में आने से एक खलबली की स्थिति मच गई, न केवल ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत बल्कि कांग्रेस में भी। 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ। नरम दल एवं गरम दल, क्योंकि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में थे, उनका साथ देने के लिए विपिन चंद्र पाल एवं लाला लाजपत राय थे। ये भी इन्हीं की भांति उग्र विचारधाराओं का प्रेरित समर्थन करता थे। अतः सूरत अधिवेशन में कांग्रेस स्पष्ट रूप से दो भागों में विभाजित हो गई, नरम दल एवं गरम दल। गरम दल के महत्वपूर्ण नेता निश्चित रूप से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, साथ ही विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। इस प्रकार लाल, बाल और पाल की तिकड़ी इतिहास में प्रसिद्ध हुई। 1908 में अब एक और विचित्र संयोग देखिए। कांग्रेस की मानो संपूर्ण विचारधारा को पलट देने का कार्य किया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस जो कि अब तक क्रांतिकारियों के प्रयासों का खंडन करती थी, उनकी आलोचना करती थी, 1908 में जब प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस द्वारा क्रांतिकारी घटना को अंजाम दिया गया, तब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने खुले रूप से इन दोनों महान क्रांतिकारियों का समर्थन किया। परिणाम स्वरूप 1908 में इन पर राजद्रोह का मुकदमा चला। हालांकि उस दौर के प्रसिद्ध वकील जिन्ना ने यह मुकदमा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की तरफ से लड़ा, किंतु लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जेल हो गई एवं इन्हें बर्मा की मांडले जेल भेज दिया गया। एक लंबा अंतराल भारतीय कांग्रेस में, भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में, क्योंकि एक महत्वपूर्ण नेता का जेल जाना हुआ। लेकिन जब यह जेल से छूटे 1916, इनके जज्बे में कहीं कमी नहीं थी, इनके हौसलों में कहीं कमी नहीं थी, बल्कि और अधिक विराट स्वरूप में यह भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में साधिकार पुनः इन्होंने दस्तक दी। एवं इस बार स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जो कि सर्वप्रिय सर्वलोकप्रिय इनका नारा था, उस नारे के साथ इन्होंने एनी बेसेंट एवं जिन्ना के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की। यह एक ऐसी संस्था थी, जैसा कि नाम ही होम रूल है, वही स्वराज्य की मांग और ज़्यादा उग्र तरीके से अंग्रेज़ों के सामने रखना। 1916 में क्योंकि जिन्ना इनके बहुत ही नज़दीकी सहयोगी थे, ये बहुत ही दूरदृष्टि के रूप में देख रहे थे। जिन्ना के साथ इन्होंने एक समझौता किया कि भारतीय आज़ादी की लड़ाई के बाद भी हिंदू मुस्लिमों में किस प्रकार एकता बनी रहे। कहीं न कहीं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भविष्य को देख रहे थे। उन्हें पता था कि हिंदू मुस्लिम एकता यदि होगी तभी भारत का आज़ादी में जब भारत कदम रखेगा
पूर्ण अस्तित्व रह पाएगा, नहीं तो आज़ादी मिलेगी तो सही लेकिन अधूरी। बहरहाल लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का आभा मंडल इतना बड़ा है कि किसी एक छोटे से वीडियो में उसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। पूर्व में भी इन्हें अपने उग्र विचारों की वजह से जेलों में जाना पड़ा। केसरी में इन्होंने एक देश का दुर्भाग्य नामक लेख लिखा था, उसकी वजह से भी 1897 में इन्होंने जेल जाना पड़ा। इस प्रकार बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि मैंने प्रारंभ में आपको बोला एक महत्वपूर्ण समाज सुधारक भी थे, वह बाल विवाह के विरोधी थे, साथ ही यह राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना को जागृत कर एक समानांतर रूप से दोनों चलें, इन्हीं प्रयासों के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ने के पक्षधर थे। इस प्रकार कांग्रेस को एक उग्र स्वरूप देकर आज़ादी की लड़ाई को इन्होंने निश्चित रूप से और ज़्यादा तीव्र रूप से भारतीय राजनीति में प्रकट किया। एक महान नेता जिनका 1 अगस्त सन 1920 में देहांत हुआ मुंबई में। मातृभूमि सेवा संस्था आज इस महान नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि वंदन करती है। जय मातृभूमि, जय भारत, जय हिंद।